हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला एक बिल्कुल न्यू सीरीज़ को। ये सीरीज़ आज से पहले यूट्यूब पे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सेक्ट की ओर दिखाया जाता है। उस सेक्ट का नाम सेंगजोंग सेक्ट होता है। उस सेक्ट के सामने 4 उसके ट्रू डिसाइपल खड़े होते हैं और नीचे बाकी जो डिसाइपल खड़े होते हैं वह सभी बात कर रहे होते हैं। ये जो तुम 4 डिसाइपल सामने देख रहे हो, ये सेंगजोंग सेक्ट के ट्रू डिसाइपल है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है। इनकी स्ट्रेंथ हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आज यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट हर 5 साल में होता है। जो भी पर्सन इस टेस्ट को पास कर लेगा वह सक्सेसफुली सेंगजोन सेक्ट का डिसाइपल बन जाएगा। और दूसरा पर्सन कह रहा था, यस मेरे को इस बार कुछ भी करके इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा, मैं इस टेस्ट को इस बार फेल नहीं कर सकता। और उन दोनों के पीछे हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जा रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बाइमो होता है। बाइमो कह रहा होता है, तो फाइनली वो समय आ गया। मैं इस समय के लिए काफ़ी लंबे समय से हार्डवर्क कर रहा था। अब मैं अभी यहाँ का टेस्ट दूंगा और ऑफिशियली यहाँ का डिसाइपल बन जाऊंगा। और फिर उसको एक आवाज़ आती है। वह आवाज़ कहती है, डिंग होस्ट ने सक्सेसफुली एफिनेमी सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। ये एफिनेमी सिस्टम होस्ट को पॉइंट देगा जब होस्ट किसी को गुस्सा दिलाएंगे। बाइमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा होता है, तो फाइनली मेरे सिस्टम भी एक्टिवेट हो गए। जब मैं इस वर्ल्ड में आया था मैं ये सोचता था मेरे पास मेरा सिस्टम कहाँ है, बट वो दिन भी आ गया जब मेरे को मेरा सिस्टम भी मिल गया। वो डिसाइपल कहता है, तो चलो ठीक है, फिर अब हम टेस्ट को ऑफिशियली शुरू करते हैं। और उस पगोडा में से बहुत ज़्यादा रोशनी रिलीज होने लगती है। फिर वहाँ पे दूसरा ट्रू डिसाइपल आ जाता है। वो कह रहा होता है, यहाँ के रूल बिल्कुल ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि आप इस पगोडा को देख सकते हो, यह पगोडा हमारे सेक्ट का एक ट्रेजर है। इसमें टोटल 6 फ्लोर है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर को लाइट अप कर दोगे तो फिर आप आउटर डिसाइपल बन जाओगे। सेकंड फ्लोर को लाइट अप करने पर इनर, एंड थर्ड फ्लोर को लाइट अप करने पर आप इलाइट डिसाइपल बन जाओगे, एंड फोर्थ फ्लोर पर ट्रू डिसाइपल, और फिफ्थ फ्लोर पे आप एल्डर भी बन सकते हो। बट आप 6 फ्लोर के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि 100 साल की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसने 6 फ्लोर को लाइट अप किया है। और जो नीचे जो पर्सन होते हैं वह आपस में बात कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर को लाइट अप करना है। ये तो इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसे तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। और फिर उसके साइड वाला पर्सन कह रहा होता है, क्या यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस आएगा उसके लिए कोई स्पेशल रिवॉर्ड है, और तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट प्लेस पे कौन आ सकता है। और फिर जो दूसरा पर्सन जो उसके साइड में होता है वो कह रहा था, मेरे को ऐसा लगता है कि वो वांग फैमिली से यंग मास्टर हो सकता है, क्योंकि उसकी अपीयरेंस है वो बहुत सेंट जैसी है। और फिर उसके साइड वाला पर्सन कह रहा था, नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वो फुओ का सन हो सकता है, क्योंकि वो जब से पैदा हुआ तब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को पोजेस करता है। मेरे हिसाब से वही है जो इस टेस्ट के में फर्स्ट आने वाला है। और फिर टेस्ट शुरू हो जाता है। सभी डिसाइपल टेस्ट देने के लिए जा रहे होते हैं। वह ट्रू डिसाइपल कह रहा था, अच्छा चलो ठीक है, तुम एलिमिनेट हो चुके हो। फिर दूसरा पर्सन जाता है, वह भी एलिमिनेट हो जाता है। और फिर ऐसे करके लोग जा रहे होते हैं, एलिमिनेट हो जा रहे होते हैं। जो डिसाइपल उनको देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं, बाप रे इतने सारे डिसाइपल एक ही बार में एलिमिनेट हो चुके हैं। मेरे को ऐसा लगता था ये टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान है, बट ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और वो ग्रीन हेयर वाला ट्रू डिसाइपल कह रहा होता है, ठीक है फिर वांग स्वांग तुम पास हो चुके हो, तुमने एक फ्लोर को लाइट अप किया, इसलिए तुम आउटर डिसाइपल ही बन पाओगे। और अगला सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे बाद। वांग फैमिली की यंग मास्टर की बारी हो जाती है। वांग फैमिली का यंग मास्टर आगे आते हुए कह रहा होता है, तो फाइनली मेरी बारी आ चुकी है। मेरा गोल है इस पगोडा के 6 फ्लोर को लाइट अप करना। वो ग्रीन हेयर वाला ट्रू डिसाइपल जो सबका टेस्ट ले रहा होता है वो कह रहा होता है, देखो एम्बिशन तो अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं कि जो तुम्हारी औकात से बाहर हो। तुम मत भूलो कि पगोडा का 6 फ्लोर आज से पहले किसी ने लाइट अप नहीं किया। वो जो वांग फैमिली का यंग मास्टर होता है वो उसकी बात इग्नोर करके आगे टेस्ट देने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है दो एल्डरों की ओर जो उनके टेस्ट को देख रहे होते हैं। उन एल्डर में से एक एल्डर कह रहा होता है, मेरा स्वांग सेक्ट आज से पहले किसी भी ऐसा डिसाइपल को रिक्रूट नहीं किया जिसने 6 फ्लोर को लाइट अप कर दिया हो। मुझे उम्मीद है कि ये वांग फैमिली के यंग मास्टर ज़्यादा टैलेंटेड हो और ये मेरी सेक्ट की ग्लोरी को वापस ले आए। पिछले कुछ सालों में मेरा सेक्ट पहले से अब कमजोर हो चुका है। और अगला सीन वांग फैमिली के यंग मास्टर की ओर दिखाया जा रहा था जिसने पगोडा के 2nd फ्लोर को लाइट अप कर लिया होता है। बाकी पर्सन जो उसको देख रहे होते और कह रहे होते, वेल जैसा कि हमने इनसे एक्सपेक्ट किया था, यह अब तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट है, इन्होंने 2 फ्लोर को लाइट अप कर दिया। और फिर अगले ही पल में उसने 3rd फ्लोर को भी लाइट अप कर लिया होता है। सभी लोग खुश होते हुए कह रहे फाइनली इन्होंने 3rd फ्लोर को भी लाइट अप कर लिया। और सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी लड़की की ओर जो हमारे मेन कैरेक्टर्स के साइड में खड़ी होती है। वह लड़की कह रही होती, सच में वांग फैमिली का यंग मास्टर ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जब से मैं छोटी थी तब से मैं इसके बारे में कहानियाँ सुनती रही कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हैंडसम, चार्मिंग है। अगर मुझसे इससे शादी करने का मौका मिला मैं तो अभी इनसे शादी कर लूँगी। और बाइमो उसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा कि हम लोग वांग फैमिली के मेंबर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको बस ऐसे ही देखे जा रहा था। उसको ऐसा देख कर उसके साइड में जो लड़की होती है उसको गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में कह रहे थे, आखिर तुम
तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम उसके बारे में अच्छी बातें क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उसको एडमायर क्यों नहीं करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था एक बात बताओ, आखिर मैं उसे एडमायर क्यों करूँ, उसने तो सिर्फ थर्ड फ्लोर को लाइट अप किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और भूलो मत अभी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, हो सकता है उनमें से कोई ऐसा पर्सन निकल जाए जो वांग टैंग से ज़्यादा टैलेंटेड हो। उसकी ऐसी बातें सुन के उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है, वह गुस्से में कह रही होती है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई वांग टैंग के बारे में ऐसा बात करने की, तू एरोगेंट पर्सन कहीं के, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू वांग टैंग के लायक है, तू उसके जूता उठाने के भी लायक नहीं है। और फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जा रहा था वांग टैंग को जिसने फोर्थ फ्लोर को भी लाइट अप कर दिया होता है। सभी लोग बात कर रहे थे तो इसने फोर्थ फ्लोर को भी लाइट अप कर लिया होता है, और ऐसे ही करके जो वांग टैंग होता है वो फिफ्थ फ्लोर को भी लाइट अप कर दिया होता है। और वांग टैंग कह रहा होता है तो मेरी लिमिट सिर्फ फिफ्थ फ्लोर है, ऐसा लगता है मैं इससे ज़्यादा और फ्लोर को लाइट अप नहीं कर पाऊंगा। और जो ट्रू डिसाइबल जो टेस्ट ले रहा होता है वो क्या होता है वांग टैंग तुमने फिफ्थ फ्लोर को लाइट अप कर दिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, अब तुम हमारे सेक्ट के ट्रू डिसाइबल बन चुके हो। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती देखा तुमने उसने फिफ्थ फ्लोर को लाइट अप कर दिया, अब तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया। जहाँ तक तुम्हारी बात करें मेरे को ऐसा लगता है कि तुम तो एक भी फ्लोर को लाइट अप नहीं कर पाओगे, उसके कंपेरिजन में तुम तो एकदम कचड़े हो कचड़े। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं राइटर ऐसे कैरेक्टर को क्यों लेके आता है जो स्टार्टिंग में तो बहुत बनते हैं बट इन द एंड वो तो मारे ही जाते हैं। और बाइमो की बारी आ जाती है, वो कहता है बाइमो अब तुम्हारी बारी है टेस्ट देने की। बाइमो का नाम सुन के वो दूसरे ट्रू डिसाइबल कह रहे होते हैं बाइमो ऐसा लगता है कि ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ है। जैसे ही बाइमो टेस्ट देने के लिए जा रहा होता है वह अपने मन में सोच रहा होता है इस पगोडा में जितने भी फ्लोर है उन सभी में डाउ की अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है, हम जितने ज़्यादा डाउ की अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएंगे उतने ही फ्लोर को हम लाइट अप कर पाएंगे। बट मेरे को तो डाउ की अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एफिनमी सिस्टम है, मैं एफिनमी पॉइंट की हेल्प से इन फ्लोर को लाइट अप कर देता हूँ। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर टेस्ट देने के लिए जा रहा होता है उसके टेस्ट देने से पहले वो ट्रू डिसाइपल उसको कह दो ठीक है बाइमो अब तुम एलिमिनेट हो जाते हो। वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को ताना देते हुए कह रही होती देखा तुमने वांग टैंग की डिसरिस्पेक्ट की, इसलिए तुम्हें टेस्ट देने का भी मौका नहीं मिला, कचरा, तुम एक नंबर के पूरी तरह से कचरा। उसकी बातें सुन के मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वह इतना गुस्सा हो जाता है कि उसने एफिनमी पॉइंट का यूज़ करके एक फ्लोर को लाइट अप कर देता है। उसका एक फ्लोर को लाइट अप कर देखते हुए लड़की कह रही होती है इसने एक फ्लोर को कैसे लाइट अप कर दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वो लड़की कहती है वेल तुम इतने भी कचरे नहीं हो जैसा कि मैंने तुम्हें सोचा था, तुम थोड़े बहुत टैलेंटेड तो हो। और फिर बाइमो फिर से एक और एफिनमी पॉइंट का यूज़ करके सेकंड फ्लोर को भी लाइट अप कर देता है। इस बार तो वो लड़की पूरी तरह से हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को कहते हैं सिस्टम तुम एफिनमी पॉइंट का यूज़ करो और थर्ड को भी लाइट अप कर दो। जैसे ही वो थर्ड फ्लोर को लाइट अप कर देता है उसके सारे एफिनमी पॉइंट खत्म हो जाता है। वह अपने मन में सोच रहा होता है मेरे सारे एफिनमी पॉइंट खत्म हो चुके हैं, लगता है मुझे इस लड़की को गुस्सा दिलाना पड़ेगा। वो लड़की कह रही होती है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, इसने थर्ड फ्लोर को कैसे लाइट अप कर दिया। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस लड़की के पास उसको चिढ़ाते हुए कह रहा होता है देखा तुमने देखा मैंने थर्ड फ्लोर को लाइट अप कर दिया, अब बताओ तुम कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हो, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो या नहीं। और वो लड़की कहती है अच्छा चलो क्या हुआ तुमने थर्ड फ्लोर को लाइट अप कर दिया लेकिन फिर भी तुम वांग टैंग से नीचे तो हो। बाइमो उस लड़की के पास जाता है और कहता है तो क्या हुआ, मैं तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड तो हूँ, मैं कम से कम इलाइट डिसाइपल तो अब बन ही सकता हूँ। उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बाइमो को एक पॉइंट दे देती है, सिस्टम की तरह मैसेज आता है आपको एक पॉइंट मिलता है। और जो ट्रू डिसाइपल उसे देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं मेरे को ऐसा लगा था इस बाइमो का एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बट मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये थर्ड फ्लोर को लाइट अप कर पाए, ऐसा लगता है कि थर्ड फ्लोर ही इसकी आखिरी लिमिट हो। और फिर हमारा जो बाइमो होता है वह फिर से एक और फ्लोर को लाइट अप कर देता है। ये देख के जो दोनों ट्रू डिसाइपल होते हैं उनकी तो सिटी पिटी गुल हो जाती है, वो कह रहे होते हैं यहाँ पे हो कह रहा है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाइमो को दिखाया जा रहा होता है वह अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास अभी एक एफिफेनी पॉइंट बचा हुआ है, मैं उसकी हेल्प से एक और फ्लोर को लाइट अप कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ऐसा करने से सभी लोगों का अटेंशन मेरी ओर खींचा चलाएगा। फिर हमें ट्रू डिसाइपल की ओर दिखाया जाता है, उस लड़की का नाम यूई होता है, वो कह रही होती है मुझे याद आया कि मैंने इसका नाम कहाँ सुना है। फिर उसका दूसरा साथी कह रहा था मुझे बताओ तुमने इसका नाम कहाँ सुना है। फिर सिस्टर यूई कह रही होते जहाँ तक मेरे को याद है ये लेजेंडरी बाई किंग टियान का सन हो जाता है। बाई किंग टियान का नाम सुनते हैं सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते क्या तुमने कहा कि ये बाई किंग टियान का सन है। फिर उसका ब्लू बाल वाला डिसाइपल कह रहा होता है कि बाई किंग टियान ये तो वही बंदा है जो लेजेंडरी इमोर्टल रेस से बिलोंग करता है। फिर उसका दूसरा साथी कहता है नहीं
वो लेजेंडरी इमोर्टल रेस से बिलोंग नहीं करता, वो डीमन रेस से बिलोंग करता है। फिर तीसरा साथी क्या होता है, अच्छा अगर वो एक डीमन का सन है तो इसका मतलब यह है कि वो भी एक डीमन हुआ। हम ऐसे डीमन को अपने सेक्ट में कभी भी ज्वाइन करने नहीं दे सकते हैं। फिर हमें उन दोनों एल्डर को दिखाया जा रहा था। मैं आपको एडवांस में बता दूं, एक का नाम एल्डर सान और दूसरे का नाम एल्डर सुई होता है। एल्डर सान कह रहा होता है वांग टंग काफी ज्यादा टैलेंटेड था, बट वो भी 6th फ्लोर को लाइट अप नहीं कर पाया। फिर एल्डर सुई कह रहा होता है कि काफी सारे डिसाइपल वांग टंग जैसे ही अमेजिंग थे, उनकी टैलेंटेड सेम था, बट फिर भी वो भी डिसअपॉइंटेड निकले। ऐसा लगता है कि मेरा सेंट जॉन सेक्ट अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो की ओर। वो ट्रू डिसाइपल कह रहा होता है देखो बाइमो, तुमने 4th फ्लोर को लाइट अप किया, बट फिर भी तुम एग्जामिनेशन को फेल करते हो। बाइमो उसकी बात सुन के पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कह रहा है क्या, आखिर तुम मुझे फेल क्यों कर रहे हो? बाकी के डिसाइपल जिनको अभी कुछ पता नहीं होता वह बात कर रहे होते हैं कि बाइमो तुमने 4th फ्लोर को लाइट अप किया है, तुमने जरूर इसमें कोई चीटिंग की होगी, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम 4th फ्लोर को लाइट अप कर पाओ, और साथ ही में वांग टैंग का ग्रेड तुमसे ज़्यादा है, इसीलिए तुम इस एग्जामिनेशन को फेल करते हो। वो ट्रू डिसाइपल बाइमो के पास आता है और कह रहा था देखो तुम्हारा बाप एक डीमन था और तुम भी एक डीमन हो, इसीलिए हम अपने सेक्ट में किसी भी डीमन के सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे ही बाकी के डिसाइपल को उसके बारे में पता चलता है वह तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कह रहा था क्या ये सच में बाई किंग टियान का सन है? बाई किंग टियान जिसने ह्यूमन रेस को काफी साल पहले ही धोखा दे दिया था और डीमन रेस के साथ चला गया था। अगर ये सच में बाई किंग टियान का सन है तो फिर सच में हम इसको अपने सेक्ट में ज्वाइन करने नहीं दे सकते। फिर हमें उस लड़की की ओर दिखाया जा रहा था। उस लड़की का नाम ली ग्वाई होता है, बट मैं इसको ली बोलूंगा। ली कैरी होती है, जैसा कि तुम सभी लोगों ने देख लिया इसका बाप एक डीमन था, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे एरोगेंट बन रहा था। सीनियर बतर वांग, आपको इस जैसे पर्सन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वांग टैंग कह रहा होता है क्या सच में एक डीमन का सन है? बट फिर भी अगर यहाँ पे डीमन के बच्चे भी आ गए फिर भी वो मेरे इस लायक नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। मैं हूँ पापा, मैं हूँ इस दुनिया का पापा। उसकी ऐसी बातें सुन के वो लड़की ली वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है जैसा कि हम वांग टैंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ब्रदर तुम तो ऑसम हो। अरे तुम ऑसम नहीं, तुम तो सुपर फकिंग ऑसम हो। फिर हमें बाइमो को दिखाया जाता है, उसके सिस्टम की ओर से एक मैसेज आ रहा होता है। उस मैसेज में लिखा होता है सेक्ट में एंटर करने का मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है 5 साल मैंने इस मौके का 5 साल इंतजार किया और साथ ही में आज के दिन मेरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, बट आज मैं इस सेक्ट में एंटर नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी। और वो अपने सिस्टम से कह रहा होता है सिस्टम लास्ट पॉइंट का यूज़ करके एक और फ्लोर को लाइट अप कर दो, और फिर वो लास्ट पॉइंट का यूज़ करके 5th फ्लोर को भी लाइट अप कर देता है। जैसे ही वो 5th फ्लोर को लाइट अप कर देता है सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और क्या होता है क्या क्या सच में इसने 5th फ्लोर को लाइट अप कर दिया? आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है? बाइमो कहता है आप तुम लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने और वांग टैंग दोनों ने 5th फ्लोर को लाइट अप कर दिया होता है। सिस्टर ली को उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में बाइमो को एक और एपिफैनी पॉइंट दे देती है और वो ट्रू डिसाइपल कह रहा होता है तो क्या हुआ, तुमने 5th फ्लोर को लाइट अप कर दिया? हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे डिसाइपल है जिन्होंने 5th फ्लोर को लाइट अप कर रखा है, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी भी रिजेक्टेड हो। बाइमो को उसकी बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वह कह रहा होता है ऐसा लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, और वह 6th फ्लोर को लाइट अप कर देता है। जैसे ही 6th फ्लोर लाइट अप होता है उस ट्रू डिसाइपल के साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो एल्डर कह रहा होता है ये तुम विश्वास ही नहीं कर पा रहा, मेरे सामने हो क्या रहा है? 100 सालों में ऐसा कोई भी डिसाइपल नहीं आया जिसने 6th फ्लोर को लाइट अप कर दिया। सच में ये तो कितनी अच्छी बात है। बाइमो वांग टैंग की ओर देखता है और उसे कह रहा होता है क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम उसे कंपेयर कर सकता है? वांग टैंग को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में एक और पॉइंट बाइमो को दे देता है और वो जो ट्रू डिसाइपल वो कह रहा होता है अब ऐसा लगता है कि हमें इसे सेक्ट में ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि इसने 6th फ्लोर को लाइट अप कर लिया। ये पहले ही सेक्ट का सीक्रेट डिसाइपल बन चुका है। लेकिन वो जो लड़की यू होती है वो तो अभी भी कह रहे थे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तू हमारे सेक्ट में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक डीमन के सन हो। हम किसी डीमन के सन को अपने सेक्ट में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसका साथ देके दूसरा ट्रू डिसाइपल कह रहा होता है सिस्टर तुम सही कह रही हो, हमारे सेक्ट की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम अपने सेक्ट में किसी ऐसे पर्सन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाइमो को गुस्सा आ जाता है। वह कह रहा होता है अच्छा चलो ठीक है तुम ऐसे ही देखते रहो, और वह एपिफैनी पॉइंट का यूज़ करके फिर से एक और फ्लोर को लाइट अप कर देता है। जैसे ही पगोडा का 7th फ्लोर लाइट अप होता है वो दोनों ट्रू डिसाइपल वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि 7th फ्लोर भी लाइट अप हो चुका है। और वो जो वांग टैंग होता है उसको तो गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में एक और एपिफैनी पॉइंट दे देता है। बाइमो कह रहा होता है सिस्टर यू क्या तुम अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी? सिस्टर यू वो कह रहे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी डीमन के सन को अपने सेक्ट में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो ट्रू डिसाइपल कह रहा होता है सिस्टर हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, बट वो लड़की वो तो अपनी बात पर टिकी होती है।
वो कह रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और बाकी के डिसाइपल जो उसे देख रहे होते हैं वह आपस में बात कर रहे होते हैं क्या सच में सेंगजुआन सेक्ट ऐसे पीयरलेस डिसाइपल को अपने सेक्ट में एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कितनी बेकार बात है। और फिर वहाँ पे दोनों एल्डर आ जाते हैं। वो दोनों एल्डर आते हुए कह रहे होते तुम सभी लोग अपना मुंह बंद रखो। सभी डिसाइपल उन दोनों एल्डर को ग्रीट करने लगते हैं। उन दोनों एल्डर को देख के बाकी के डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते अरे ये तो एल्डर सान एंड सुई है, ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। इन दोनों एल्डर की पोजीशन सेक्ट में लो नहीं है, ये सेकंड नंबर के एल्डर आते हैं। और उनमें से एल्डर सुई कह रहा होता है बाइमो ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए ये सेक्ट में आसानी से एंटर कर सकते हैं। मिस्टर यू कह रही होती है एल्डर हम इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, भूलो मत इसका बाप एक डीमन था। फिर एल्डर सान कह रहा होता है तो क्या हुआ, इसका बाप डीमन था, ये थोड़ी डीमन है, ये आसानी से सेक्ट में एंटर कर सकता है और मैं इसको अपना क्लोज डिसाइपल बनाने वाला हूँ। फिर वहाँ पे पीछे से किसी की आवाज़ आ रही होती है, वह आवाज़ कह रही होती है एल्डर सान एंड सुई आपको इसके बारे में कोई गलत फैमिली हो चुकी है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है वहाँ पे सेंगजुआन सेक्ट का फर्स्ट एल्डर आ जाता है। फर्स्ट एल्डर आते ही कहता है बाई किंगटियान वह हमारे सेक्ट का गद्दार है, उसने बहुत सारे क्राइम किए हैं और ये बाई किंगटियान का सन ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे हम यहाँ पे आसानी से जाने दे, ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। बाइमो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये बंदा मुझे जानबूझ के टारगेट क्यों कर रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। ऐसा लगता है कि इस बंदे की मेरे फादर के साथ कोई पर्सनल गरज है। और फर्स्ट एल्डर कह रहा होता है देखो इसका डैड एक डीमन था, इसीलिए मैं इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और मैं इसे अभी के लिए सेक्ट के जेल में भेज रहा हूँ। एल्डर सान कहता है फर्स्ट एल्डर हम ऐसा नहीं कर सकते, भूलो मत कि वह जगह चारों ओर से आग से भरी हुई है, उस जगह बहुत ही ज़्यादा आग है, वह जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर हमने इसे भेजा तो वह ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बाइमो उनकी बातें सुन के अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये फर्स्ट एल्डर सच में मुझे मारना चाहता है। और फिर फर्स्ट एल्डर कहता है ब्रदर सान एंड सुई इसने सिर्फ 7th फ्लोर को ही लाइट अप किया, ये इतना भी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है कि हम इसे इतनी आसानी से छोड़ दे। फिर वह बड़े गुस्से से बाइमो को देखने लगता है। बाइमो अपने मन में सोच रहा है ठीक है फिर लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और वह पगोडा के 8th फ्लोर को लाइट अप कर देता है। जैसे ही पगोडा का 8th फ्लोर लाइट अप होता है सिस्टर यू वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो दोनों एल्डर वो भी हैरान होते हुए कह रहे होते हैं इसने तो 8th फ्लोर को लाइट अप कर दिया, बस एक ही फ्लोर बचा हुआ है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा हमारे सेक्टर में ऐसा पीयरलेस जीनियस अपीयर हो चुका है। फिर एल्डर सुई कहते हैं आखिर इसका पोटेंशियल कितना है, ये और कितने फ्लोर को लाइट अप कर सकता है। सिस्टम की तरफ से उसको नोटिफिकेशन आ जा रहे होते हैं कि ट्रू डिसाइपल यूई और वांग टैंग दोनों की तरफ से आपको एक एक एफिफेनी पॉइंट मिलता है। बाइमो अपने मन में सोच रहा होता है मैं नहीं जानता बट क्यों ये लड़की मुझे हेट कर रही है, आखिर ये लड़की की मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मैं तो इसे पहली बार देखा है, मैं तो इसे आज से पहले कभी मिला भी नहीं। और वो जो फर्स्ट एल्डर बाइमो के बारे में अपने मन में सोच रहा होता है इसने 8th फ्लोर को लाइट अप कर दिया जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, शायद उन लोगों को इसके बारे में पता चल चुका होगा जो कल्टीवेशन कर रहा है कि 8th फ्लोर लाइट अप हो चुका है। और सीन शिफ्ट होता है किसी ओल्ड मैन की ओर जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, उसको भी कुछ फील होता है, वो कह रहा होता है तो 8th फ्लोर फाइनली लाइट अप हो चुका है, 10,000 साल बाद वह जीनियर फिर से अपीयर हो चुका है जिसने 8th फ्लोर को लाइट अप कर दिया। बट ये कितनी अफसोस की बात है कि वो 9th फ्लोर को लाइट अप नहीं कर पाया, अगर वह 9th फ्लोर को लाइट अप कर देता तो फिर मैं अपनी सारी टेक्निक को उसको पास कर देता। सच में मेरा डाव कितना ज़्यादा अकेला है, ऐसा कोई नहीं है कि मेरी टेक्निक को अपने पास ले सके और मैं उसको अपना डिसाइपल बना सकूं। फिर सीन शिफ्ट होता है सेक्ट के अंदर 3 एंसेस्टर के, वो तीनों बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, उन तीनों को भी कुछ फील होता है, उनमें से एक डिसाइपल जाग जाता है और कह रहा होता है तो 8th फ्लोर लाइट अप हो चुका है। फिर दूसरा एंसेस्टर कह रहा होता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे सेक्ट में ऐसा जीनियस अपीयर हो चुका है जिसने 8th फ्लोर को लाइट अप कर दिया है। और तीसरा एंसेस्टर कह रहा होता है मैं अभी जाके उसको अपना डिसाइपल बना लेता हूँ। और वो जो तीनों एंसेस्टर अपनी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज़ करने लगते हैं। बाकी के डिसाइपल जो उस एनर्जी को देख के कह रहे होते हैं आखिर ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये एनर्जी तो फॉरबिडन एरिया से आ रही है, उस फॉरबिडन एरिया में सेक्ट के एंसेस्टर बैठ के कल्टिवेशन कर रहे हैं। बाइमो अपने मन में सोच रहा होता है जब तक मैं लोगों को अट्रैक्ट करता रहूँगा तब तक ये फर्स्ट एल्डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो फर्स्ट एल्डर अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इसे अभी मारना पड़ेगा, अदरवाइज एंसेस्टर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर मैं इसको दोबारा नहीं मार पाऊंगा। और फिर वह गुस्से में बाइमो की ओर अटैक करने के लिए निकल जाता है। बाकी के जो दोनों एल्डर होते हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं बट उसे रोक नहीं पाते क्योंकि जो फर्स्ट एल्डर उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और फर्स्ट एल्डर उन दोनों एल्डरों को मतलब मार के साइड हटा देता है। फर्स्ट एल्डर चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम अपने आप को ब्लेम करो कि तुम बाई किंगटियान के सन हो और मेरे हाथों से मारे जाओ। वो फर्स्ट एल्डर अपना बहुत पावरफुल सा पाम अटैक बना के
बाईमो की ओर अटैक करने वाला होता है, बट उससे पहले ही बाईमो पगोडा के 9th फ्लोर को लाइट अप कर देता है। जैसे ही पगोडा का 9th फ्लोर लाइट अप होता है, उस पगोडा में से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो एनर्जी बाईमो के चारों ओर आके उसको एक शील्ड बना लेती है। उस फर्स्ट एल्डर का अटैक उस शील्ड के ऊपर लगता है, बट उस बाईमो को कुछ नहीं होता है क्योंकि उस शील्ड ने बाईमो को उस अटैक से बचा लिया होता है। जब बाकी के डिसाइपल को ये पता लगता है कि पगोडा का 9th फ्लोर लाइट अप हो जाता है, वह तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। क्या रहता है, ओ माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, पगोडा का 9th फ्लोर लाइट अप हो चुका है। ये वो चीज़ है जो सिर्फ मिलियंस ईयर में एक ही बार होती है। और वो ट्रू डिसाइपल कह रहा होता है आखिर ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है। मैं बाईमो को दिखाया जा रहा होता है, बाईमो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वो कह रहा है तो मैं इस शील्ड के अंदर आ चुका हूँ, अब मैं इससे अटैक से बच चुका हूँ। और वो फर्स्ट एल्डर को चिढ़ाते हुए कह रहा है हाँ तू यहाँ मार मेरे को, यहाँ अबे नहीं यहाँ मार यहाँ मार। फर्स्ट एल्डर को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, वह फिर से अटैक करने वाला होता है, बट पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वह आवाज़ कह रही होती है रुक जाओ, और हमें दिखाया जा रहा था वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि सेंट जॉन साइड के वही तीनों एंसेस्टर आ जाते हैं। उन एंसेस्टर को देख के बाकी के डिसाइपल उनके बारे में बात करने लगते हैं, अरे ये तो सेंट जॉन साइड के 3 एंसेस्टर है, ये तीनों फॉरबिडन एरिया में रह के काफ़ी लंबे सालों से कल्टीवेशन कर रहे थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज ये तीनों एक साथ आ चुके। जैसे ही वो तीनों एंसेस्टर आ जाते हैं, बाकी के डिसाइपल और मेंबर उन एंसेस्टर को ग्रीट करने लगते हैं। उनमें से फर्स्ट एंसेस्टर कह रहा होता है तो इसने इंग यांग पगोडा का 9th फ्लोर का लाइट अप कर दिया और रूल के अकॉर्डिंग जो भी इसे लाइट अप करेगा वो सेंग जोन सेक्ट का होली चाइल्ड होगा। अभी के लिए यह हमारा टेम्पररी होली चाइल्ड है। फिर दूसरा एंसेस्टर कह रहा होता है कितने साल हो गए हमारे सेक्ट का होली चाइल्ड अपीयर नहीं हुआ था, बट आज फाइनली यह अपीयर हो चुका है। फिर थर्ड एंसेस्टर क्या होता है, फर्स्ट एल्डर, आखिर तुमने होली चाइल्ड के ऊपर अटैक क्यों किया, आखिर तुम्हारे इसके ऊपर अटैक करने का इंटेंशन क्या था। फर्स्ट एल्डर कह रहा होता है एंसेस्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, जब मुझे पता चला कि ये बाई किंग टियान का सन है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। ये बाई किंग टियान का सन है, वह एक डीमन था इसलिए मैंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। फर्स्ट एंसेस्टर कह रहा होते देखो तुमने हमारे होली सन के ऊपर अटैक किया इसीलिए तुम अब फर्स्ट एल्डर की पोजीशन से हटा दिए जाते हो और अब तुम नॉर्मल एल्डर बन जाते हो। फर्स्ट एल्डर कह रहा होता है अच्छा ठीक है एंसेस्टर, और एंसेस्टर वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है टेस्ट ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा और जो होली चाइल्ड अपीयर हुआ इसकी सेरेमनी कल होगी, तब तक के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमें सीन शिफ्ट होता है उसी पर्सन के, वो पर्सन कह रहा हो तो फाइनली इंग यांग पगोडा का 9th फ्लोर लाइट अप हो चुका है। अब मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ, अब कोई ऐसा है जिसको मैं अपनी सारी टेक्निक को सरपास कर सकता हूँ। मेरा डाव अब अकेला नहीं है। फिर हमें बाईमो को दिखाया जा रहा होता है, बाईमो उन दोनों एल्डर से कह रहा होता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। वो दोनों एल्डर कह रहे होते होली चाइल्ड आप तो कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो रहे हो, आपको ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एल्डर कह रहा होता है आखिर तुम इसे अभी होली चाइल्ड क्यों कह रहे हो, अभी इसको होली चाइल्ड अनाउंस नहीं किया गया इसीलिए तुम इसे होली चाइल्ड मत बोलो। हमारा बाईमो फर्स्ट एल्डर को देखता है और उसके पास जाके कह रहा होता है तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी मेरे डैड के साथ प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम मुझे बार बार जानबूझ के टारगेट क्यों कर रहे हो। देखो मैं तुम्हें लास्ट बार बता देता हूँ अगर फिर दोबारा तुमने फ्यूचर में मेरे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो ध्यान रखना मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा बुरा हाल करूँगा। और वह अपनी मिडल फिंगर उसको दिखा के ये सब बातें कह रहा होता है। फर्स्ट एल्डर को ये सब उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वह गुस्से में अटैक करने वाला होता है बट दोनों एल्डर ने उसको रोक लिया होता है। दोनों एल्डर क्या होता है फर्स्ट एल्डर आप रुक जाइए, और जो फर्स्ट एल्डर होता है वो यहाँ से चला जाता है। एल्डर सुई कह रहा होता है होली सन आप हमारे साथ चलिए। बाईमो कह रहा होता है अच्छा चलो ठीक है, और फिर वहाँ से जाते हुए ली गुआई के पास चला जाता है। वह ली गुआई से कह रहा होता है तो ली गुआई अब मुझे बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। और बाईमो अपने मन में सोचने लगता है ली गुआई की वजह से मुझे काफ़ी सारे एफिफेनी पॉइंट मिले हैं, अगर वे ना होती तो मैं इस पगोडा के 9th फ्लोर को कभी लाइट अप ही नहीं कर पाता। पहले तो ली गुआई कुछ नहीं बोलती, वह उसकी सारी बातें सुनी जा रही होती, बट वो कहती है फिर ब्रदर तुम तो बहुत ज़्यादा औसम हो। अरे तुम औसम नहीं तुम तो फकिंग सुपर औसम हो। बाईमो सोचता है आखिर इस लड़की को हो क्या गया, आखिर इस लड़की के फेशियल एक्सप्रेशन इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गए। टेस्ट देने वाला ट्रू डिसाइपल कह रहा हो ठीक है अगली बारी ली की है। ली मुझे यकीन है कि तुम अच्छा करोगे क्योंकि तुम्हारा बाप चैंपियन था इसीलिए तुम भी चैंपियन बनोगे। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वह ट्रू डिसाइपल कह रहा होता है ली तुमने 6th फ्लोर को लाइट अप कर दिया, अब तुम हमारे सेक्ट के सीक्रेट डिसाइपल बन चुके हो। ली कह रहा होता है तो मैंने 6th फ्लोर को लाइट अप कर दिया, मैंने वांग टैंग को भी सरपास कर दिया, अब मेरे आगे कोई भी नहीं टिक
सकता, बट उसकी ओर कोई डिसाइपल ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। वह सब आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि बाइमो ने चीटिंग की होगी? फिर दूसरा डिसाइपल क्या होता है, हाँ हो सकता है कि उसने चीटिंग की होगी क्योंकि उसका बाप एक डीमन है। फिर तीसरा डिसाइपल कह रहा होता है नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता उसने चीटिंग की होगी, क्योंकि तुम खुद ही देखो, अगर वह चीटिंग करता तो एंसेस्टर को इसके बारे में पता चल सकता था, बट एंसेस्टर ने कुछ भी सस्पिशियस नोटिस नहीं किया। तो आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है कि उसने चीटिंग की होगी? ली को ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में क्या होता है, मैं हूँ ली, मेरा बाप एक चैंपियन था और मैं भी चैंपियन हूँ। आखिर तुम लोग मेरी और ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे ध्यान से देखो, मैंने पगोडा के 6th फ्लोर को लाइट अप कर दिया है, मैंने वांगटेंग को भी सरपास कर दिया, बट मुझे आखिर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? मिट ये कमीना बाइमो, ये डीमन का बच्चा कहीं का, इसने मेरी सारी लैम्पलाइट छीन ली है। फिर हमें अगले सीन में बाइमो को दिखाया जा रहा होता है, वह उन दोनों एल्डर के साथ जा रहा होता है। वो बाई सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि ली की तरफ से आपको एक एपिफेनी पॉइंट मिलता है। फिर वह लोग किसी हॉल के बाहर आ जाता है। एल्डर सुई कह रहा होता है ये टेम्पल सेक्ट मास्टर का है, बाकी के एंसेस्टर तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। बाइमो कहता है इंतजार, लेकिन आखिर वो लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? फिर एल्डर सुई कहता है देखो, तुमने पगोडा के 9th फ्लोर को लाइट अप कर लिया है, तुम वो जीनियस हो जो सिर्फ मिलियंस ईयर में एक ही बार बॉर्न होते हो। जो भी एल्डर है वो तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं, वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। और एल्डर सान कह रहा होता है हाँ, बाकी के जो फॉसिल लेवल के एंसेस्टर वो भी तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों एंसेस्टर जो पहले वहाँ पे आए थे वो भी वहाँ पे अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो एंसेस्टर कह रहा होता है बच्चे, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? बाइमो और बाकी के जो एल्डर उन एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। एल्डर सुई बताते हुए कह रहा होता है ये जो एंसेस्टर है ये हमारे सेक्ट के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंसेस्टर है, इनकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंसेस्टर कहता है होली सन, क्या तुम हमें अपना टीचर बनाओगे? हम तीनों तुम्हें एक साथ ट्रेनिंग देंगे। हम तीनों के पास खुद की एक यूनिक स्किल है, उनके नाम है हेवन स्वेलिंग स्किल, ओवरलोड बॉडी एंड अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड। तुम चाहो तो हम तुम्हें ये तीनों टेक्निक सिखा सकते हैं। फिर वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है, वह आवाज़ कह रहे होते हैं क्या तुम इन्हें इतनी टट्टी जैसी स्किल सिखाओगे? ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और जैसे ही वो लोग पीछे देखते हैं हमें पता चलता है कि वहाँ पे पानी वाला एंसेस्टर आ जाता है। और पानी वाले एंसेस्टर को देख के बाकी के जो एल्डर आपस में बात करने लगते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे पानी वाला एंसेस्टर भी आ गया है। ये पानी वाला एंसेस्टर ये तो सिर्फ पानी में रह के कल्टीवेशन करता है, इसीलिए इनकी बॉडी पानी में बन चुकी है। और वो पानी वाला एंसेस्टर कह रहा होता है तो मैं इस बच्चे बाइमो से मिलना चाहता हूँ और मैं इसको अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। वो तीनों एंसेस्टर उनकी ऐसी बातें सुन के वो तो हैरान हो जाते हैं। फिर ज़मीन से किसी का हाथ बाहर आने लगता है, वह हाथ बाहर आते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम इसे अपना डिसाइपल बना लोगे? और फिर हमें दिखा जाता है वहाँ पे आ जाता है हड्डी वाला एंसेस्टर। बाइमोस हड्डी वाले एंसेस्टर को देख के डर जाता है और कहता है आखिर ये हड्डी का ढांचा ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एल्डर सुई कह रहा होता है होली सन, आप धीरे बोलिए, आप इतना तेज मत बोलिए, ये हमारे सेक्ट के हड्डी वाले एंसेस्टर है, ये कब्र में रहकर ही कल्टीवेशन करते हैं, इसीलिए इनकी बॉडी हड्डी में बदल चुकी है। होली चाइल्ड, आप तो बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि ये दोनों एंसेस्टर आपको अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। ये उन तीनों एंसेस्टर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर पानी वाला एंसेस्टर कहता है यू ओल्ड गाय, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो सिर्फ कब्र में रह के ही कल्टीवेशन करते हो। फिर हड्डी वाला एंसेस्टर कह रहा था आखिर मैं बाहर क्यों ना हूँ, क्या तुम ही इसे अपना डिसाइपल बना लोगे? मैं इसे अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगा। फिर एल्डर सुई कहता है ये दोनों एंसेस्टर हमारे एरा के नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से जिंदा है, इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी अचीवमेंट को हासिल किया है। होली सन, आप इस समय बहुत ज़्यादा लकी हो। एल्डर सन कहता है हाँ, लास्ट टाइम जब होली चाइल्ड अपीयर हुआ था तब भी ये दोनों एंसेस्टर बाहर नहीं आए थे। इससे आप खुद ही समझ सकते हो कि आप कितने ज़्यादा जीनियस हो। अरे आप जीनियस नहीं, आप तो एक प्रोडिजी हो। फिर हड्डी वाला एंसेस्टर कहता है पास्ट में हम दोनों ने इमोर्टल को कल्टीवेशन किया है, बट हम दोनों में से कोई भी इमोर्टल नहीं बन पाया। हम इमोर्टल के रास्ते पे चले थे बट हम फेल हो चुके, लेकिन इस बार सेंजुअन सेक्ट ने एक होली सन फिर से अपीयर हो चुका है। अब मैं फिर से थ्रोन के लिए फाइट करूंगा और मैं इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूं। फिर पानी वाला एंसेस्टर कहता है अगर तुम्हें सच में थ्रोन के लिए ही फाइट करनी है तो फिर तुम ग्रेट एम्पर कल्टीवेशन को प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? मुझे पता है तुम इमोर्टैलिटी के रास्ते पर फिर से चलना चाहते हो, इसीलिए तुम इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो। ये होली सन पुराने वाले होली सन से पूरी तरह डिफरेंट है। यिंग यांग पगोडा को इसने बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इसे गिव अप नहीं करने वाली हूँ।
फिर हड्डी वाला एंसेस्टर कह रहा होता है तुम ये बकवास मत करो, हम दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है, इसलिए ये मेरा डिसाइपल बनेगा। वो तीनों एंसेस्टर जो उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं वो आपस में कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि हम इसे अपना डिसाइपल नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो दोनों एंसेस्टर आपस में लड़ने लगते हैं। हड्डी वाला एंसेस्टर कहता है तुम इसे गिव अप कर लो, बट पानी वाला एंसेस्टर कह रहा होता है मैं तो नहीं करूँगी। फिर हड्डी वाला एंसेस्टर कहता है ठीक है फिर हम फाइट करते हैं, जो ये फाइट जीतेगा वही डिसाइड करेगा कि कौन कौन इसका मास्टर बनेगा। पानी वाला एंसेस्टर कहता है तो अच्छा तो फिर आ जाना, मैं कौन सा तुझसे डरती हूँ। और फिर वो दोनों फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। हड्डी वाले एंसेस्टर ने अपना हड्डी से बहुत पावरफुल अटैक बना लिया होता है, और जो पानी वाला एंसेस्टर उसने भी अपने पानी से बहुत पावरफुल अटैक बना लिया होता है। उन दोनों एंसेस्टर को देख के एल्डर सान एंड सुई आपस में बात करने लगते हैं। इनका अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इन लोगों ने इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट किया है। इनकी जो पावर है वह इमोर्टल के आसपास है। बट फाइट शुरू होने से पहले पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वह आवाज़ कह रही होती है एंसेस्टर मुझे नहीं लगता आप दोनों को फाइट करना चाहिए, आप दोनों शांत हो जाइए। और हमें बताया जाता है वहाँ पर इस सेक्ट का होली लॉर्ड आ जाता है। तो होली लॉर्ड आते ही बाइमो के पास जाता है और उसे कह रहा होता है तो तुम हो हमारे सेक्ट के न्यू होली सन या फिर चाइल्ड, एक ही बात है। और बाइमो भी उसको ग्रीट करते हुए कहता है जी होली लॉर्ड मैं यहाँ का हूँ। और फिर जो होली लॉर्ड बाइमो को कहता है वेल तुम्हारा एप्टीट्यूड ठीक है और तुमने यिंग यांग पगोड़ा के 9th फ्लोर को लाइट अप कर दिया है, मैं भी उसको लाइट अप कर सकता हूँ अगर हम इसे संयोग बोले या फिर डेस्टिनी का है। इसमें कोई शक की बात नहीं है क्योंकि हम दोनों की जो किस्मत एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फिस्ट फर्स्ट एंसेस्टर कह रहा होता है होली लॉर्ड आप तो उस एंशिएंट केव में जाके कल्टीवेशन कर रहे थे बट आप सडनली यहाँ पे क्यों आ गए। फिर होली लॉर्ड कह रहा होता है जब मैंने सुना कि पगोडा का 9th फ्लोर लाइट अप हो चुका है तब मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैं नई न्यू होली सन को देखने आ गया क्योंकि मैं ये गुड न्यूज़ एंसेस्टर को बताना चाहता था। फिर पानी वाला एंसेस्टर कह रहा होता है क्या सच में वो जो ओल्ड एंसेस्टर है वो भी इस डिसाइपल से अपना बनाना चाहते हैं या फिर इस डिसाइपल से उन्हें कुछ काम है। वो जो स्केलेटन वाला एंसेस्टर होता है वो तो अपनी बात पे टिका होता है, वो तो बस एक ही बात कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए ये डिसाइपल मेरा ही बनेगा और मेरे सिवा और किसी का डिसाइपल नहीं बनने वाला। होली लॉर्ड कह रहा होता है क्या तुम लोगों ने सुना है डीमन रेस का वो बाई किंग टियान, उसने डीमन मून को अवेकन कर लिया है और वह ग्रेट डीमन सेज पे प्रमोट हो चुका है। ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या आखिर तुमने क्या क्या, उसने ग्रेट डीमन सेज पे प्रमोट हो चुका है। फिर सेकंड एंसेस्टर कह रहा होता है काफ़ी साल हो गए डीमन रेस की तरफ से ऐसा कोई पर्सन सामने नहीं आया जो ग्रेट सेज पे जा सके। और फिर थर्ड एंसेस्टर कह रहा होता है हालांकि ग्रेट सेज पे जाना वो सरप्राइजिंग बात नहीं है बट इससे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात तो यह है कि उसने डीमन मून को भी अवेकन कर लिया। फिर होली लॉर्ड कह रहा होता है ये न्यूज़ अभी चारों ओर नहीं फैली है, अभी ये न्यूज़ कुछ लोगों को ही मालूम है, जब ये न्यूज़ एक बार चारों ओर फैल जाएगी तो फिर उसके बाद सब हर जगह केओस छा जाएगा। और जैसा कि तुम जानते हो ये हमारा होली सन बाई किंग टियान का सन है इसीलिए इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। बाइमो अपने मन में सोच रहा होता है मेरी बाई फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी बट मेरे डैड के बिट्रे करने के बाद मेरी फैमिली पहले से ज़्यादा वीक हो चुकी है, उसके ऊपर डे बाय डे अटैक हो जा रहा है। पता नहीं मेरे चीफ डैड ऐसी हरकतें और कब तक करने वाले, बट फिर भी बाई किंग टियान है और मैं बाइमो हूँ। मैं अभी सेंगजुआन सेक्ट का होली सन हूँ और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। फिर पानी वाला एंसेस्टर कह रहा होता है मेरे जितने भी पुराने एंसेस्टर थे वह सभी डीमन रेस के साथ काफ़ी लंबे समय से फाइट करते आ रहे हैं, इसीलिए मैं इसे अपना डिसाइपल नहीं बना सकता। अगर मैंने इसे अपना डिसाइपल बना लिया तो मेरे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है फिर हड्डी वाले एंसेस्टर तुम ही से अपना डिसाइपल बनाओ। हड्डी वाला एंसेस्टर कह रहा होता है अगर बाई किंग टियान इस मैटर में इन्वॉल्व है तो फिर मैं भी इसे अपना डिसाइपल नहीं बना सकता। इनकी ऐसी बातें सुन के बाइमो कह रहा होता है साले गद्दारी कर बे, और जो पानी वाला एंसेस्टर वहाँ से गायब होते हुए कह रहा होता है ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब बाकी के तुम तीनों एंसेस्टर इसको अपना डिसाइपल बना लो। फिर होली लॉर्ड उन तीनों एंसेस्टर से पूछ रहा होता है ठीक है अब मेरे को बताओ तुम में से कौन है
जो इसे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करेगा। पहले तो वो तीनों एंसेस्टर कुछ नहीं कहते हैं और फिर कह रहे होते हैं हमें ऐसा लगता है कि होली सन ने फ्लोर को 9th फ्लोर को लाइट अप कर लिया, बट फिर भी ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं, इनका टैलेंट एवरेज है, इसीलिए मैं तो इसे अपना डिसाइपल नहीं बनाने वाला हूँ। फिर थर्ड एंसेस्टर कह रहा होता है देखो अगर फोर्थ लेवल के एंसेस्टर भी इसको अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहते तो फिर मैं भी इसे अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता हूँ। और भाई मैं अपने मन में सोच रहा होता है थोड़ी देर पहले तो ये मुझे अपना डिसाइपल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, बट अब तो ये ऐसे मेरे को देख रहे जैसे मैं बहुत बेकार बंदा हूँ। और जो होली लॉर्ड उन दोनों एल्डर को देखते हैं और कहता है हाँ मुझे बताओ तुम में से कौन है जो इसे डिसाइपल बनाना चाहता है। वो दोनों एल्डर आपस में क्या होते हैं, वेल होली लॉर्ड हमारी क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है, हम तो बस एक ऑर्डिनरी एल्डर है, आखिर हम इसे कैसे अपना डिसाइपल बना सकते हैं, हमारे पास कोई टेक्निक ही नहीं है जो हम इसे सिखा पाए। अगर फ्यूचर में डीमन रेस का अटैक हुआ तो फिर हम इतने पावरफुल भी नहीं है कि हम इसे खुद प्रोटेक्ट कर पाए। और फिर होली लॉर्ड कह तो ठीक है, फिर जब कोई इसे अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता तो फिर मैं खुद ही इसे अपना डिसाइपल बना लूँगा। ज़मीन से कोई पर्सन आते हुए कह रहा हो तो आखिर किसने कहा कि इसे कोई अपना डिसाइपल नहीं बनाएगा, और हमें उस पर्सन को दिखाया जाए तो वह पर्सन और कोई नहीं बल्कि एल्डर सी होता है। एल्डर सी को देख के तीनों एंसेस्टर क्या होता है, एल्डर सी आखिर एल्डर सी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे हिसाब से एल्डर सी को तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। और फिर एल्डर सी वहाँ पे आके कह रहा होता है ठीक है फिर इस होली सन को मैं इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। और जो तीनों एंसेस्टर क्या होता है, वेल एल्डर सी आप हमारे प्रीवियस होली सन हो, आपके पास इसे अपना डिसाइपल बनाने की क्वालिफिकेशन है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहिए। और बाइमो कह रहा होता है उन दोनों एल्डर से, वैसे एल्डर सी को देख के ये तीनों एंसेस्टर और ये बाकी के जो लोग हैं ये इनको अजीब नज़रों से क्यों देख रहे हैं। और फिर एल्डर सी बताते हुए कह रहा होता है होली सन देखो एल्डर सी जो हमारे प्रीवियस एरा के होली सन रह चुके हैं, ये अपने समय में एक जीनियस थे, इन्होंने भी इंग यंग पगोडा के 9th फ्लोर को लाइट अप किया हुआ है, बस बात यह है कि इनकी जो कल्टीवेशन प्रोग्रेस था काफ़ी ज़्यादा स्लो था, इसीलिए इन्हें फोर्सफुली होली सन की पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। एल्डर होली बॉडी को पोजेस करते हैं, बट ये कितनी बेकार बात है कि इनको स्ट्रॉन्ग फिजिक्स चाहिए थी, इसीलिए वह लेजेंडरी इमोर्टल बॉडी को कल्टीवेशन करने शुरू कर लिया। इन्होंने अपनी सारी हार्डवर्क और सारा टाइम सिर्फ इमोर्टल बॉडी को ही अचीव करने में लगाया, बट इन द एंड ये फेल हो गया क्योंकि इमोर्टल बॉडी को आज तक किसी ने अचीव नहीं किया और ये इमोर्टल बॉडी सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट करती है। फिर इसी के बाद एल्डर सी एक जीनियस से एक बेकार आदमी बन चुके हैं। बाइमो अपने मन में सोचता है क्या इमोर्टल बॉडी, क्या ये वही लेजेंडरी इमोर्टल बॉडी है जिसके बारे में मैं बचपन से सुना करता था। वाह ये तो सुनने में कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात लगती है। और उसको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम क्या होता है, वेल होस्ट आपके पास सिर्फ 5 साल है, 5 साल के अंदर आपको भी इमोर्टल बॉडी को अचीव करना है। बाइमो कह रहा था क्या सिस्टम ने फिर से मेरे को एक नया मिशन दे दिया। और जो एल्डर सी कह रहा होता है होली सन आप मेरे को विश्वास कीजिए, मैंने अपनी पूरी लाइफ इमोर्टल बॉडी को ही समझने में वेस्ट कर दिया, मैंने इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ भी की है, अब मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली इमोर्टल बॉडी को कल्टिवेट कर पाओगे और फिर आपके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिक्स होगी। फिर वहाँ पे किसी पर्सन की हंसने की आवाज़ आती है, वह पर्सन हंसते हुए कहता है क्या इमोर्टल बॉडी, एल्डर सी तुम कितने फ़नी बातें करते हो। और हमें बताया जाता है वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि एल्डर कीन आ जाता है। एल्डर सुई कह रहा होता है होली सन यह हमारे सेक्ट के सबसे यंगेस्ट एंसेस्टर है, ये और एल्डर सी दोनों एक ही एरा के, दोनों ने एक ही साथ इस सेक्ट में एडमिशन लिया था। फिर एंसेस्टर कीन कह रहा होता है देखो सी मुझे नहीं लगता तुम्हें इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहिए क्योंकि तुम पूरी तरह से कचरे हो, और क्या तुम इसे भी अपने जैसे कचरा बनाना चाहते हो। एल्डर सी कह रहा होता है किन आखिर तू मुझे इसे अपना डिसाइपल बनाने से क्यों रोक रहा है। फिर एंसेस्टर की कह रहा होता है सी देखो तुम एक नॉर्मल एल्डर हो और मैं तुम्हारा एंसेस्टर, इसीलिए तुम मेरे को एंसेस्टर बोलो ना कि एल्डर। ये बात प्रूव करता है कि मेरी जो डाव है कल्टीवेशन करने का तुमसे ज़्यादा अच्छा है, और तुमने जिस डाव को कल्टीवेट किया है वह पूरी तरह से कचरा है और बेकार। मैं नहीं चाहता तुम इसे अपना डिसाइपल बना के अपने जैसा इसे भी कचरा बना दो। और एल्डर सुई बाइमो को कह रहा होता है होली सन मुझे नहीं लगता आपको इसे अपना मास्टर मानना चाहिए, वैसे मेरा सेंजुअन सेक्ट पहले जैसा नहीं है, बट फिर भी हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे पर्सन है जिसे आप अपना मास्टर चुन सकते हो, बट आप एल्डर सी को नहीं चुने क्योंकि वैसे भी बेकार बंदे हैं। तीनों एंसेस्टर कह रहे होते हैं हाँ एल्डर सी
हमें नहीं लगता कि आपको इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहिए। फिर एल्डर सी कह रहा होता है, देखो इतने सालों बाद मेरे को एक ऐसा डिसाइपल मिला है जो मेरे डाव के लिए पूरी तरह से सूटेबल है, बट फिर भी तुम लोग मेरे को इसे अपना डिसाइपल नहीं बनाना देना चाहते हो, तो ठीक है फिर अब ये मैटर होली सन ही डिसाइड करेगा। होली सन, मुझे बताओ आखिर तुम इसे किसे अपना मास्टर चुनोगे? फिर बाइमो क्या होता है, मैं एल्डर सी को अपना मास्टर चुनता हूँ। एल्डर सी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यस तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, इसके लिए तुम कब ज़िंदगी में कभी पछताओगे नहीं और तुम्हें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले। फिर किन कह रहा होता है, होली लॉर्ड अगर ये बाइमो हमारे सेक्ट का होली सन बनेगा तो फिर हम कैसे होली लैंड में बाकी सेक्ट के साथ कॉम्पिटिट करेंगे? मैं इसे नहीं चाहता कि ये होली सन बने, और वैसे भी इसका डायरेक्ट डीमन था, ये बहुत बेकार है होली सन बनने के लिए, आपको इसके बारे में एक और बार सोचना चाहिए। होली लॉर्ड कह रहा होता है, रूल के हिसाब से जो उस पगोडा के 9th फ्लोर को लाइट अप करेगा वो हमारे सेक्ट का होली सन बनेगा, और जो रूल्स है वह कभी चेंज नहीं किए जाते, इसीलिए ये फिलहाल के लिए होली सन है। अभी हम इस मैटर को पब्लिक में अनाउंस नहीं करेंगे, बाद में हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे, तो ठीक है फिर सभी लोग यहाँ से चलो। ये फिर एल्डर सी बाइमो को अपने साथ अपने प्लेस में ले आता है, और एल्डर सी कह रहा होता है, तो मुझे ये बताओ तुम्हारे वांग टैंग के साथ कैसा रिलेशन है, तुम दोनों ने एक ही साथ टेस्ट दिया था। फिर बाइमो कहता है, वांग टैंग अच्छा वो तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है, हम दोनों बचपन से एक साथ रहते हैं और हम कल्टीवेशन करते आ रहे हैं। और वह अपने मन में सोचा क्या बात है वांग टैंग, अगर वो भी यहाँ पे होगा तो मेरे लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी, वह मेरे को फालतू में ही 2-3 पॉइंट देता रहेगा जिससे मेरी कल्टीवेशन और भी ज़्यादा इंप्रूव होती रहेगी। और हमें सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की ओर, जहाँ पे वांग टैंग भी वहाँ पे आ जाता है। वांग टैंग अपने मन में सोच रहा होता है, तो एल्डर सी ने भी मेरे को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि एल्डर सी एंसेस्टर नहीं है, बट फिर भी वह अपने एरा के जीनियस रह चुके हैं। मैं ये बात जान के बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया है। उनके पास काफ़ी सारी सीक्रेट टेक्निक एंड मेथड है। मेरे ग्रैंडफादर भी उनको एडमायर करते हैं, वह हमेशा एल्डर सी के बारे में बात करते रहते हैं। अब एक बार जब मैं उनका डिसाइपल बन जाऊंगा उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। और वह कमीना बाइमो पता नहीं कैसे उसने 9th फ्लोर को लाइट अप कर दिया, बट फिर भी तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। फिर वहाँ पे एल्डर सी और बाइमो आ जाते हैं। एल्डर सी कह रहा होता है, तो वांग टैंग तुम भी यहाँ पे आ चुके हो। और जो वांग टैंग वो एल्डर सी को ग्रीट करता है। वांग टैंग बाइमो को देखकर अपने मन में सोचे जा रहा होता है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये भी एल्डर सी का डिसाइपल बनने आया है? फिर एल्डर सी कह रहा होता है, वांग टैंग मैं तुम्हें आज किससे मिलाने वाला हूँ, वो मेरा नया डिसाइपल होगा। और वांग टैंग कहता है, क्या क्या आप उसके बारे में मेरे को बता सकते हो? फिर एल्डर सी कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम इसे देखो, इसका नाम बाइमो है, इससे पहले तो तुम मिल ही चुके होगे, इसने मेरे को बताया कि तुम दोनों बहुत अच्छे से जानते हो, अब से ये मेरा डायरेक्ट डिसाइपल होने वाला है, इसीलिए तुम इसे सीनियर ब्रदर कहोगे। ये बात सुन के बाइमो वो तो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हुए जा रहा होता है, बट दूसरी ओर वांग टैंग उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं, क्या क्या ये मेरा सीनियर ब्रदर बनेगा, मेरा कद्दू बनेगा, आखिर ये मेरा सीनियर ब्रदर बन कैसे सकता है, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वह गुस्से में हमारे बाइमो को एक एफएफएनई पॉइंट दे देता है। सिस्टम की तरफ को उसको नोटिफिकेशन आता है, वांग टैंग की तरफ से आपको एक पॉइंट मिलता है। बाइमो अपने मन में सोच रहा होता है, तो मेरा यहाँ पे आना सही रहा, मैंने जो डिसीजन लिया वो पूरी तरह से सही था, मेरे को यहाँ पे जरूर बिना कुछ करे ही पॉइंट मिलते रहेंगे। और एल्डर सी कह रहा होता है, तो आज मैं तुम्हें एक बिल्कुल न्यू स्किल सिखाने वाला हूँ, उसका नाम है ड्रैगन स्क्रिप्चर। ड्रैगन स्क्रिप्चर का नाम सुन के वांग टैंग अपने मन में सोचने लगता है, क्या ये वही लेजेंडरी ड्रैगन स्क्रिप्चर है? मैंने काफ़ी लोगों से सुना था ये ड्रैगन स्क्रिप्चर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जब तुम इसे एक बार पूरी तरह कंप्लीट कर लो तो उसका जो तुम्हारी बॉडी है वो ट्रू ड्रैगन किंग में बदल जाएगी। और फिर एल्डर ची अपने चारों ड्रैगन स्क्रिप्चर के मंत्रों को रिलीज करने लगते हैं। वांग टैंग उसको ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही वांग टैंग उस ड्रैगन स्क्रिप्चर को देखता है उसको थोड़ा कुछ समझ आता है, वो क्या करता है, वो वाओ, थोड़ा सा ही मैं जैसे ही समझा, जो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो गई। बाइमो को देख के ऐसा लगता है उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। बाइमो ड्रैगन स्क्रिप्चर को देख के क्या होता है, आखिर ये क्या चीज़ है, मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरा टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा ही लो है, बट मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम की हेल्प से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिस्टम तुम एक पॉइंट का यूज़ करो। और एल्डर सी कह रहा होता है, तो मुझे बताओ तुम दोनों कितना समझ चुके हो? फिर वांग टैंग के पीछे एक टाइगर अपीयर होता है। वांग टैंग कह रहा था, ये कितनी कमाल की बात है, मैं तो एक ही बार में 40% को समझ चुका हूँ। फिर एल्डर सी कह रहा था, हाँ इसमें इसमें कोई शक की बात नहीं कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर वो एक एम्पर रह चुके हैं, तुम्हारी ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो कि तुम इतने कम समय में 40% को समझ चुके हो। बट हाउएवर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तुम्हें इसे और ज़्यादा समझने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और वो बाइमो से कहता है, बाइमो मुझे बताओ तुम कितना समझे? बाइमो अपने मन में सोचे जा रहा होता है, मैंने तो एक पॉइंट का यूज़ किया,
बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ठीक है, सिस्टम तुम और भी पॉइंट को यूज़ करते रहो। और जो वांग टैंग बाइमो के बारे में सोचे जा रहा होता है, ये बाइमो ये कुछ भी नहीं समझा होगा क्योंकि इसका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा लो है। मैं वांग टैंग मैंने छोटी उम्र से ही कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया है। एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं इस वर्ल्ड के टॉप पे पहुंच जाऊंगा और सभी लोग मेरे को एडमायर करेंगे। फिर बाइमो की बॉडी से ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है। एल्डर सी उस एनर्जी को देख के कह रहे होते हैं ये कितनी अच्छी बात है। एल्डर सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है बाइमो की बॉडी से एक ब्लू कलर का ड्रैगन निकलता है। वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वो ड्रैगन चारों ओर घूमने लगता है। बाइमो के कपड़े फट जाते हैं जैसे वो ड्रैगन बाहर निकला होता है। वांग टैंग ये देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है। एल्डर सी कह रहा होता है मैं पूरी तरह सही था, मैंने जिस पर्सन को चुना है वो गलत नहीं है। इस बार वो मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा और लेजेंडरी इमॉर्टल बॉडी के ऊपर जाएगा। वांग टैंग उसको देखकर अपने मन में सोचे जा रहा है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे, इसने तो एक ही बार में ड्रैगन की ट्रू बॉडी को अवेकन कर लिया। ये वो चीज़ है जो एक ही बार में कोई नहीं कर सकता, आखिर ये हो भी कैसे सकता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों अभी भी बैठ के उस ड्रैगन स्क्रिप्चर को समझे जा रहा होता है। वांग टैंग अपने मन में सोच रहा होता है मैं इससे कभी हार नहीं मानूंगा। और वांग टैंग को गुस्से गुस्से में वो पॉइंट दे देता है। बाइमो अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं क्यों मेरे बिना कुछ करे ही मेरे को पॉइंट मिले जा रहे हैं, ये कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। फिर वांग टैंग की बॉडी से गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है। वांग टैंग कहता है फाइनली मैं भी इसके 60% को समझ चुका हूँ, ये कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। बाइमो को देख के ऐसा लगता है कि उसने अभी भी कुछ समझा नहीं, 3 दिनों के अंदर उसने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया। वैसे स्टार्टिंग में मुझसे आगे था, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा तो फिर मैं बाइमो को ज़रूर सरपास कर दूंगा। फिर बाइमो की बॉडी से वो ब्लू कलर का ड्रैगन फिर से बाहर निकलता है जिससे बाइमो के फिर से कपड़े फट जाते हैं। वांग टैंग उसको देख के कहता है आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये ग्रेट परफेक्शन लेवल पे पहुँच गया। ये तो ड्रैगन स्क्रिप्चर का सबसे हार्डेस्ट लेवल होता है, ये इतनी आसानी से इस लेवल पे कैसे पहुँच गया। मैंने तो आज से पहले किसी को ऐसा नहीं देखा जो इतने कम समय में इसके ग्रेट परफेक्शन लेवल पे चला गया। फिर एल्डर सी वहाँ पे आ जाते हैं। एल्डर सी कह रहे होते हैं वांग टैंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ड्रैगन स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करते हैं बट उनमें से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इसके ग्रेट परफेक्शन लेवल पे जा पाए। बाइमो अब से तुम ऑफिशियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी को पोजेस करते हो, तुम बस कुछ ही कदम दूर हो इमोर्टल बॉडी की ओर। तुम ऐसे ही कल्टीवेट करते रहो, तुम जरूर एक दिन इमोर्टल बॉडी को अचीव कर लोगे। और जो एल्डर सी कह रहा होता है वैसे मेरे को ये बताओ तुम दोनों का कल्टीवेशन लेवल क्या है। फिर बाइमो कह रहा होता है मास्टर मेरा कल्टीवेशन लेवल बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पे है। वांग टैंग कहता है यो वांग टैंग यो तारा भाई वांग टैंग मेरा कल्टीवेशन लेवल बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर है। सी कहता है तुम्हारे लिए अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है तुम खुद को ब्रेक थ्रू करके डिवाइन ब्रिज रिलम पर पहुंच जाओ। मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए मैरो वॉशिंग टोकन लेके आया हूँ, तुम इसकी हेल्प से आसानी से मैरो वॉशिंग पूल में जाके कल्टीवेशन कर सकते हो। बाइमो कहता है मास्टर आखिर ये मैरो वॉशिंग पूल क्या है, क्या आप इसको और अच्छे से समझा सकते हो, मैंने इस आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर वांग टैंग कहता है बेवकूफ़ तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैरो वॉशिंग पूल हमारे सेक का मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर है। जितने भी डिसाइपल जिनकी कल्टीवेशन लेवल बॉडी टेम्परिंग रिलम पर होती है वह सभी जाके वहाँ पे कल्टीवेशन करके खुद को स्ट्रांग बनाते हैं। जितने भी स्ट्रांग पर्सन हमारे सेक से निकले हैं उन सभी ने इसके अंदर जाके कल्टीवेशन किया है और जाके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है। क्या मैंने सही कहा ना मास्टर। एल्डर सी कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन एक और बात है जो तुम्हें वहाँ पे ध्यान रखने चाहिए। जब तुम वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे होगे तब बहुत कम चांस है कि तुम बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम लेवल पर जा पाओ। बट एक बार जब तुम बॉडी टेम्परिंग पे एक्सट्रीम लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाओगे उसके बाद तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। फिर तुम्हारे सेम लेवल पे ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं होगा जो तुम्हें डिफीट कर पाए। यूँ समझो कि तुम अपने सेम लेवल पे पूरी तरह से इनविंसिबल बन चुके हो। तुम इस टोकन को देखो, तुम इसकी हेल्प से आसानी से उस पुल के अंदर जा सकते हो। वांग टैंग उसको देखकर अपने मन में सोच रहा होता है मैं अभी बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल हूँ, इसके ज़्यादा चांसेस है कि मैं इस खुद को ब्रेक थ्रू करके इसके एक्सट्रीम लेवल पर जा पाऊँ। एल्डर ये ज़रूर टोकन मेरे को देंगे, बाइमो इस टोकन के लायक नहीं क्योंकि मेरी कल्टीवेशन लेवल बाइमो से बहुत ज़्यादा है। बट एल्डर सी वो जो टोकन बाइमो को दे देते हैं और जो वांग टैंग वो तो बस हैरान नज़रों से देखे जा रहा होता है। फिर एल्डर सी कहता है बाइमो तुम इसकी हेल्प से आसानी से एक और पर्सन को लेके जा सकते
सकते हो, इसीलिए तुम वांग टैंग को अपने साथ लेके जाओ, वांग टैंग तुम्हें फॉलो करेगा। वांग टैंग ये सब बातें सुने जा रहा होता है, उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है एक बार मेरे को पत्थर मिल जाए, मैं बाइमो को यहीं पे सर फोड़ दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है सेक्ट में, जहाँ पे एक डिसाइपल अपनी पंच की पावर को टेस्ट कर रहा होता है। जैसे वो डिसाइपल उस चीज़ पे पंच मारता है, उस चीज़ को कुछ होता ही नहीं है, और वो डिसाइपल कहता है क्या आखिर इसमें कुछ हुआ क्यों नहीं। मैं बॉडी टेम्परिंग के 8th लेवल पे हूँ, मेरी जो स्ट्रेंथ है पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, बट फिर भी मैं तो ड्रैगन की जो पावर लेवल होता है मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ। होते हैं वह आपस में बात कर रहे होते हैं। सच में ड्रैगन की पावर को शो करना ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ तक कि इसे मैं भी नहीं कर पाता। और वहाँ पे कोई तीसरा डिसाइपल कह रहा होता है मेरे हिसाब से ये सिर्फ 2 ही पर्सन कर सकते हैं, एक तो वांग टैंग और दूसरा है ली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके अलावा कोई भी दूसरा पर्सन नहीं है जो ड्रैगन की जो पावर लेवल है उसको शो कर पाए। फिर वहाँ पे एक हट्टा कट्टा पर्सन आता है, वो पर्सन कहता है अच्छा क्या सच में, तो फिर मुझे भी ट्राई करने दो। जैसे वो पर्सन आगे जाता है वह पर्सन पंच मारता है, उसके पंच मारने से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स रिलीज होती है। और उसको देख के बाकी के डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे ये तो सीनियर ब्रदर हुआ है, सीनियर ब्रदर हुआ की जो कल्टीवेशन लेवल है वो बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल है। इन्होंने अभी जो पावर शो की वो ड्रैगन की पावर के आसपास थी। फिर हुआ के पास एक डिसाइपल आता है, वो डिसाइपल कह रहा होता है सीनियर ब्रदर हुआ आप तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, अब से आप भी जीनियस की लिस्ट में आओगे, जब जीनियस की गिनती होगी तो उसमें आपका भी नाम जरूर आएगा। फिर एल्डर सुई कह रहा होता है काफ़ी लंबा समय हो गया, मेरे सैन जोन सेक्ट में ऐसा कोई डिसाइपल अपीयर नहीं हुआ जिसने अपनी ड्रैगन की पावर को शो किया। और सच में इसको देख के ऐसा लगता है कि मेरा जो सैन जोन सेक्ट है वह अपनी ग्लोरी को डे बाई डे खोता जा रहा है, अब ये पहले जैसा नहीं रहा। फिर एल्डर सैन कह रहा होता है बाइकिंग टियान के एरा में जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती थी, वहाँ पे जिन जिन पर्सन लोगों ने उसको टेस्ट दिया, टेस्ट दे के इसके अंदर जा पाए वो जियांग चैन जैसे ही स्ट्रांग होते गए। और फिर वहाँ पे बाइमो और वांग टैंग दोनों आ जाते हैं। बाइमो और वांग टैंग को देख के बाकी के लोग आपस में बात बात करने लगते हैं, अरे ये तो वांग टैंग है, मैंने ये सुना ही जो वांग टैंग की इसकी जो अपीयरेंस है वो ग्रेट एम्परर की है, और इसके जो ग्रैंडफादर है वो भी एक ग्रेट एम्परर है, लेकिन उसके पीछे जो पर्सन है वो है कौन, क्या तुम उसे जानते हो। उसका दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है मुझे सोचने दो। और फिर बाइमो के पास एल्डर सान एंड सुइया जाते हैं। एल्डर सान बाइमो से कह रहा होता है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, और अपने मन में सोच रहा होता है हालांकि बाइमो हमारे सेक्ट का होली सन है, बट होली लॉर्ड ने इस मैटर के बारे में हमें मना किया है कि किसी को ना पता चले, इसलिए मैं अभी यहाँ पे इनकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और बाइमो कह रहा होता है एल्डर सान एंड सुन, मैं यहाँ पे मैरो वॉशिंग पुल में कल्टीवेशन करने आया हूँ जिससे कि जो मेरी स्ट्रेंथ है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो पाए। और वो डिसाइपल जो बाइमो को पहचान जाता है वो कह रहा होता है अरे ये तो बाइमो है, मुझे अभी अभी याद आया, ये तो वही बंदा है जिसने जो इंग यांग पगोड़ा के 9th फ्लोर को लाइट अप किया है, तो सच में ये वही है। लेकिन मैंने तो ये सुना था कि रूल के हिसाब से जो भी उस पगोड़ा के 9th फ्लोर को लाइट अप करेगा वो हमारे सेक्ट का होली सन बनेगा। बट बाइमो होली सन क्यों नहीं बना, इसके बारे में तो सेक्ट ने अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं की, क्या इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, क्या बाइमो ने चीटिंग से उस फ्लोर को लाइट अप किया है। और वो पहले वाला डिसाइपल कह रहा होता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था बाइमो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदा है, इसकी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ये एक ऑर्डिनरी टैलेंट वाला पर्सन है, आखिर ये कैसे इंग यांग पगोड़ा के 9th फ्लोर को लाइट अप कर सकता है, मेरे हिसाब से इसने जरूर कोई चीटिंग की होगी। एल्डर सान कह रहे होते हैं बाइमो क्या तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को चेक नहीं करना चाहोगे। बाइमो कह रहा होता है क्या फिजिकल स्ट्रेंथ को चेक करना, एल्डर सुई सॉरी सान क्या आप मेरे को इसके बारे में और अच्छे से बता सकते हो। फिर एल्डर सान एक्सप्लेन करते हुए कह रहे होते हैं बाइमो तुम इस स्टोन को देख सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसमें अपनी पूरी पावर को यूज़ करके इसमें पंच मारना है, ये जो स्टोन है वह अपने आप ही तुम्हारी पावर लेवल को शो कर देगा, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फिर कोई नया डिसाइपल कह रहा होता है वैसे मैं भी बाइमो की जो पावर लेवल उसको देखना चाहता हूँ, जिस पर्सन ने पगोड़ा के 9th फ्लोर को लाइट अप किया है आखिर उसके पास कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और बाकी के डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं हाँ वैसे मैं भी ये देखना चाहता हूँ आखिर इसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। और फिर कोई दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है मेरे को ऐसा लगता है कि जो वांग टैंग है वह जरूर ड्रैगन वेन की जो पावर है उसको आसानी से शो कर पाएगा। फिर बाइमो कह रहा होता है नहीं मैं अभी इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बाद में इस पे आके ट्राई करूँगा। और एल्डर सुई कह रहा था सच में ये कितनी अफसोस की बात है, मैं तो आपकी स्ट्रेंथ को देखना चाहता था कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और अपने मन में सोच रहा होता है हालांकि इसकी जो कल्टीवेशन लेवल वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी इन्होंने पगोड़ा के 9th फ्लोर को लाइट अप किया है तो इसलिए मुझे यकीन है कि इसकी जो स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होगी वह इतनी कम भी नहीं होगी। फिर बाइमो अपना टोकन देते हुए कह रहा होता है एल्डर ये लीजिए टोकन। वो दोनों एल्डर उस
टोकन को ले लेते हैं और कह रहा होता है ठीक है आप हमारे पीछे आइए। वांग टैंग भी बाईमो के साथ पीछे जाने लगता है। एल्डर सुई को कुछ फील होता है, वो कह रहा होता है 1 मिनट रुको वांग टैंग, मुझे ये बताओ तुम्हारा टोकन कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बिना टोकन के इसके अंदर एंटर करना चाहते हो? उनकी ऐसी बातें सुन के वांग टैंग कुछ नहीं बोलता है, वह बस शांति से उनकी बातें सुने जा रहा होता है। फिर वो दोनों एल्डर करता है हाँ वांग टैंग मुझे बताओ आखिर तुम चुप क्यों हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारे लिए रूल्स मैटर नहीं करते हैं और तुम बिना टोकन के इसके अंदर आसानी से जा पाओगे? भूलो मत हमारे सेक्ट में रूल बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। और फिर जो वांग टैंग वो गुस्से में कह रहा था सीटीआर मैं बाईमो का फॉलोअर हूँ। ये बात सुन के उन दोनों एल्डर के साथ सभी डिसाइपल पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते क्या क्या आखिर तुम्हें कैसी बातें करो? क्या ये जो वांग टैंग बाईमो का फॉलोअर है आखिर ये हो भी कैसे सकता है? वांग टैंग जो एक ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे ग्रैंडफादर एक ग्रेट एम्परर है, बाईमो जैसे ट्रेस लोगों का कैसे आप फॉलोअर बन सकता है? और वो हट्टा कट्टा डिसाइपल हुआ कह रहा होता है बाईमो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग टैंग को अपना फॉलोअर बनाने की? बाईमो कहता है क्या देखो ये मेरा फॉलोअर इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, तुम्हें भी लगता है ना मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ? उसकी ऐसी बातें सुन के उस हुओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वह गुस्से में 2-3 एपिफनी पॉइंट उसको दे देता है। बाईमो अपने मन में सोच रहा होता है क्या क्या इसने सच में मेरी बात को सीरियस ले लिया? सच में यार हैंडसम होना भी बहुत बड़ा जुर्म है, मैं इससे हैंडसम हूँ इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इसकी शक्ल को देख के ऐसा लगता है कि इससे कोई लड़की बात भी नहीं करती। और फिर एल्डर सान कह रहा था ठीक है ऐसी बात है तो फिर तुम दोनों आसानी से अंदर जा सकते हो। और अपने मन में सोचने लगता है आखिर होली सान किस प्रकार के पर्सन है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वांग टैंग इनका फॉलोअर बन चुका है। आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे फ्यूचर में देखनी ही पड़ेगी, मैं ज़रूर इनके अचीवमेंट को देखना चाहूँगा। और वांग टैंग और बाईमो दोनों अंदर जाने लगते हैं, पीछे से किसी की आवाज़ आती है, वे आवाज़ करते रुक जा तुम कहीं नहीं जा सकते। वहाँ पर ली आ जाता है, ली को देखकर सभी डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं, अरे ये तो यंग मास्टर ली है, ये भी यहाँ पे आ गए, अब तो चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली होगी। ली वांग टैंग के पास जाता है और क्या होता है वांग टैंग मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था तू जैसा प्राउड पर्सन इस जैसे कचरे का फॉलोअर बन जाएगा, सच में ये कितनी अफसोस की बात है। वांग टैंग कह रहा होता है तू अपने काम से मतलब कर, तुझे मेरे मैटर में दखल अंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ली कह रहा है कि आखिर मैं दखल अंदाजी क्यों ना दूँ, तू अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बना फिरता था लेकिन आज तू देख ऐसे कचरे का डिसाइपल बना पड़ा, तू तो अब मेरा अपोनेंट होने के लायक भी नहीं है। चल ठीक है आपसे तू मेरा अपोनेंट नहीं है। ये सारी बातें सुन के वांग टैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में क्या होता है ठीक है क्या तू मेरे से फाइट करना चाहता है? अगर तू मेरे से फाइट करना चाहता है तो मैं तेरी भी ये विश जरूर पूरी कर दूंगा। ली कह रहा होता है आ जाना आज हो ही जाए, आज हम देखते हैं कि हम दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। ठीक है हम दोनों अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इसके द्वारा चेक करेंगे। सबसे पहले वांग टैंग वहाँ पे जाता है, जैसे ही वांग टैंग पंच मारने के लिए तैयार होता है उसकी बॉडी से ऑरा प्रेशर रिलीज होने लगता है। उस ऑरा को देख के बाकी के डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं वाओ इनके से ऑरा ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अब मेरे को उम्मीद है कि ये जरूर कुछ अच्छा करेंगे। जैसे ही वांग टैंग उसके ऊपर पंच मारता है हमें बताया जाता है कि उसने 5 ड्रैगन की पावर को सोख के उसके बारे में सभी डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं। तो इन्होंने तो 5 ड्रैगन की पावर को शो कर दिया जैसा कि वांग टैंग से एक्सपेक्ट था, ये सच में एक ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वांग टैंग अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस पावर को इसलिए शो कर पाया क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ड्रैगन स्क्रिप्चर को कल्टीवेट किया है, अगर मैं ड्रैगन स्क्रिप्चर को कल्टीवेट नहीं करता तो फिर मैं इसकी पावर को कभी भी शो नहीं कर पाता। और कह रहा होता है मुझे को ऐसा नहीं लगता है कि जो ली है इसको कर पाएगा, इसने तो ड्रैगन स्क्रिप्चर को भी कल्टीवेट नहीं किया। ली क्या होता है क्या बस इतना ही? सच में तो कितना ज़्यादा यूजलेस है, मैं तुझे दिखाता हूँ असली पावर होती क्या है। और जैसे ही ली उसके ऊपर पंच मारता है उसके पंच से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। सभी डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं क्या आखिर ये हो भी कैसे सकता है, ये तो ए ड्रैगन की पावर है, इन्होंने तो ए ड्रैगन की पावर को शो किया है। इवन की बॉडी टेम्परिंग के जो 9th लेवल के कल्टीवेटर वो भी 8th ड्रैगन की पावर को शो नहीं कर पाता है। सच में यंग मास्टर की पावर बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। वांग टैंग हैरान होते कहते हैं क्या क्या तुम बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके हो, आखिर तुम इस पे कब चले गए? ली क्या होता है आखिर तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम लेवल में सिर्फ फर्स्ट लेवल पर गया हूँ, ये इतनी भी ज़्यादा सरप्राइज होने की बात नहीं है। और ली गुस्से में कह रहा होता है तुम मेरे से कंपैरिजन करने के लायक भी नहीं हो, तुम मेरे सामने बिल्कुल चीटी हो चीटी। अब
मैं तुम्हें एक कमांड देता हूँ, तुम अभी के लिए मेरे सबॉर्डिनेट बन जाओ और मेरे को फॉलो करो। वांग टैंग कह रहा था, ली किसी को इंसल्ट करने की भी एक लिमिट होती है, तुम उस लिमिट से बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहे हो। फिर ली कह रहा था, ये सब बाइमो के कारण हो रहा है, आखिर तुम उस कचरे के फॉलोअर क्यों बन गए। वो कचरा, वो तो एक होली सन भी नहीं बन पाएगा, यहाँ तक कि वो इलाइट डिसाइपल भी नहीं बन पाएगा। तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारा हमेशा ही नुकसान होगा। मैं तुम्हें एक अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा, तुम उसे छोड़ को मेरे फॉलोअर बन जाओ, इससे तुम्हें काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। और बाइमो अपने मन में सोच रहा होता, आखिर इस ली की मुझसे प्रॉब्लम क्या है, ये फालतू का मेरे को क्यों बोले जा रहा है, मैं तो इसे कभी जानता ही नहीं हूँ, मैं तो इसे पहली बार मिल रहा हूँ। और ली वांग टैंग को कह रहा है, देखो वांग टैंग, मैं इस मैटर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ, अगर तुम मेरे फॉलोअर बन जाओगे तो फिर तुम ज़रूर फ्यूचर में एम्परर बन पाओगे। और उसके कान में कह रहा होता है, मेरा साथ दो, मेरे एलाई बन जाओ और इस बाइमो को छोड़ो। बाइमो कह रहा था, क्या तेरा हो गया, अगर तेरा हो गया तो अपना मुंह बंद रख और यहाँ से चले जा। ली कह रहा था, बाइमो आखिर तूने क्या कहा, तू जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई मुझसे अब ऐसे बात करने की। बाइमो कह रहा होता है, क्या तेरे चैंपियन डैड ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, तू जैसे कुएं को मेंढक को, ये लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट क्या तुम्हारा क्या कर सकते हैं कुएं के बाहर, तुम्हें पता ही नहीं कि कितनी बड़ी दुनिया है। और अपने मन में सोच रहा होता है, पहले वांग टैंग से मुझे काफ़ी सारे पॉइंट मिले और मैं जितना ज़्यादा ली को गुस्सा दिलाऊंगा मुझे उतने ही ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। सच में कितनी मज़ेदार बात है। ली क्या होता है, ये सब फालतू बातें हैं, अगर तुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो आजा अपनी स्ट्रेंथ को शो कर। अगर तू सच में मुझसे पावरफुल हुआ तो फिर तू मुझसे जरूर ये सब बात बोल सकता है। और बाइमो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने ड्रैगन स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस किया है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मेरे को एक बार ये जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।